वेलकम अगेन इन माय वीडियो। जैसा कि पिछले कुछ टॉपिक्स में हम लोगों ने क्या किया है, पॉलिनोमियल्स को और पॉलिनोमियल्स के फैक्ट्स को या पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व। इस वीडियो में ये वीडियो है जो बनने जा रहा है, आज का जो वीडियो हमारा होगा, जो टॉपिक है इस वीडियो में, देखिए एक न्यू टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन। सिर्फ लिखा है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब रैखिक समीकरण। अब ये जो रैखिक समीकरण है वास्तव में होते क्या है, इनके बारे में पहले समझना जरूरी है। पहले तो ध्यान से देखिए, होता क्या है कि हम क्वेश्चन को कहीं से भी सॉल्व कर लेते हैं। ये समझते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहता है, चैप्टर का नाम दे देता है ऊपर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वहां तो बात समझ में आ जाती है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है तो वन में लगेगा, या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में तो उसमें लगाएंगे। लेकिन समस्या कहाँ पर होती है, मान लीजिए हम मैथमेटिक्स को छोड़ करके थोड़ा सा फिजिक्स में चले जाएं, तो फिजिक्स में आप लोग देखे होंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोवाइडेड बाय न्यूटन, न्यूटन के द्वारा जो मोशन से रिलेटेड इक्वेशन दिए गए हैं, उसमें भी इसको अप्लाई करना पड़ता है। तो समझना ये है कि कब हम इनका यूज करते हैं, सवाल नहीं। आप अगर समझ गए इस बात को कि ये यूज कहाँ करना है, तो सवाल तो ऑटोमेटिक लग जाएगा, क्वेश्चन लगाने में 1% की दिक्कत आपको नहीं होती। तो इसलिए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वास्तव में इसे अप्लाई कहाँ पे किया जाता है। देखिए, किसी चीज को अगर समझना है तो पहले हम ये जान लें कि उसको हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे ले जाकर, तो या उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कब लगाते हैं, कब उससे रिलेटेड नहीं लगाते हैं। जैसे आपका लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल तो है, क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल है, लेकिन कहीं कहीं लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स हो जाते हैं। हाँ जी, हमारा जो व्यवहारिक जीवन है आगे चल के आप पढ़ेंगे जब, तो आप अपने स्टूडेंट लाइफ में तो कहीं कंपटीशन में जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो कभी कभी लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स आ जाएगा, या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले समझते हैं वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल्स को हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो चलिए आते हैं इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये देखिए कि ये इक्वेशन होते क्या है। इक्वेशन ये होते हैं जो दो या दो से अधिक टू आर मोर देन टू वेरिएबल्स हों, उनके बीच में रिलेशन बताते हैं, जो मैथमेटिकली कैलकुलेट किए जाते हैं, यानी गणितीय भाषा में उसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इनका यूज हम कहाँ करेंगे, जैसे समझ लीजिए, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए कह रहा हूँ कि दो ऐसी संख्याएं हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, लगाने का तरीका आगे देख लिया जाएगा, लगा लिया जाएगा, लेकिन पहले एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पहले ही एग्जाम्पल मान लीजिए, सम ऑफ टू नंबर्स सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, फाइंड द नंबर्स। इसी क्वेश्चन को मैं एक जगह और लिख रहा हूँ, इसको समझिएगा। मान लीजिए हम फिर इसी को लिख रहा हूँ अगेन, सम ऑफ टू नंबर्स is 15, one of them is one more than other। देखिए, क्वेश्चन तो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, सॉल्यूशन भी उसका इंग्लिश में लिखता हूँ, लेकिन अब क्या है, हमारा जो टर्म लैंग्वेज है ना, जो मदर लैंग्वेज है, वो तो हमारा हिंदी है। बात तो हम यही से समझेंगे। ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि पता चले कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पढ़ रहे हैं। हम सारी चीजें जैसे बचपन से हम क्या समझते हैं, जो भी घास, घास को तो हम घास ही बचपन से समझते हैं। ऐसा तो हम करते नहीं, स्टार्टिंग में तो हमें ग्रास नहीं बताया जाता है। ग्रास तो हम पढ़ने के बाद, जैसे ही हमारा स्कूल लाइफ या हमारा जो घरेलू एजुकेशन होता है, या फिर जो बचपन से ही थोड़ा इंग्लिश मैक्सिमम बोलने वाली फैमिली होती है, उसमें ज्यादा बच्चे यूज कर लेते हैं। लेकिन घास नहीं, घास तो आगे चल करके पाते हैं, क्योंकि बच्चा घर में रहता है, बच्चा घर में खेलता है, तो घास की बात बाद में होती है। लेकिन छोटी छोटी चीजों को हम क्या करते हैं, घर पे इंग्लिश में सीख लेते हैं।
तो देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हम हिंदी में समझते हैं, बात समझिएगा। ये कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, फाइंड द नंबर्स। तो अब यहाँ पे आइडिया लगाना है कि अब ये सोचिए कि दो ऐसी संख्या बतानी है हमको जिनको जोड़ने पर 15 हो जाए। तो क्या ये क्वेश्चन हमारा सही है? बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। क्योंकि हो सकता हो हम अगर जोड़ेंगे तो देखिएगा, हम जोड़ेंगे तो 5 और 10 को ऐड करके तभी 15 हो जा रहा है, और अगर 8 प्लस 7 यानी 15 हो जा रहा है, और फिर 12 प्लस 3 कर दे रहे हैं तो 15 हो जा रहा है, 11 प्लस 4 कर दे रहे हैं 15 हो जा रहा है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं इसके इनफाइनाइट आंसर मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इस तरह के क्वेश्चन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। आप अपने लगेगा आइडिया लगाइए कि ऐसे इसको हम जब ऐड कर रहे हैं तो कितनी संख्या ऐसी मिलेंगी जिनमें जोड़ने पर हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऐसे तो हमारे इनफाइनाइट मिल जाएंगे, लेकिन एक फिक्स नंबर पाने के लिए, देखिए फिक्स सॉल्यूशन पाने के लिए क्या करना होता है, क्या जरूरी होती है, और क्यों हम 2 वेरिएबल्स का यूज करते हैं, तो 3 वेरिएबल्स का यूज करते हैं। अब आते हैं इस पर चर्चा करते हैं। देखिए हमारे वेरिएबल्स कितने, वेरिएबल्स का मतलब जिनके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है, वेरिएबल्स वही होते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा हो उसमें। तो क्वेश्चन उसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी नंबर की बात कर रहा है। और नंबर कितने हैं, 2 नंबर है। कितने नंबर है, 2। अच्छा 2 नंबर है, इन दोनों नंबर्स को कह रहा ऐड करने पर 15 हो जा रहा है। ध्यान से देखिए दोनों को ऐड करने पर कितना हो जा रहा है, 15। यानी फर्स्ट में जैसे ही वो सेकंड को ऐड कर रहा है तो कितना हो जा रहा है, 15। इसी को बोला जाता है शर्त, इसको बोलते हैं शर्त, प्रोविजन। इसी को शर्त बोला जाता है, और उसी शर्त पर समीकरण बनाया जाता है। देखिए इसी को प्रोविजन या शर्त बोलते हैं। तो शर्त होना चाहिए क्या, अब देखिए कितने नंबर थे, वेरिएबल्स कितने थे, 2। और 2 के बीच एक शर्त दिया है, एक रिलेशन ये दिया है कि दोनों जोड़ने पर कितना हो गया, 15। एक शर्त तो दे दी है। अब इसका राइट आंसर पाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक्यूरेट अगर आंसर आप पाना चाहते हैं तो आपके पास एक शर्त और होना चाहिए उन दोनों के बीच में, उन्हीं दोनों नंबर के बीच में एक शर्त और होना चाहिए। यानी अगर एक ही निकालना, अब देखिए इसको 1 वेरिएबल में लगाया जा सकता था, लेकिन कब, 1 वेरिएबल एक अगर दिया रहता था, अगर कह देता कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15, इफ 1 नंबर इज 7 फाइंड अदर नंबर। अब देखिए क्योंकि एक ही को निकालना था तो एक शर्त काफी था, एक अगर वेरिएबल को फाइंड करना हो तो एक ही शर्त की जरूरत है। लेकिन अगर 2 वेरिएबल्स को फाइंड करना है तो 2 शर्त होना चाहिए, यानी उनके बीच में कम से कम 2 हमारे क्या होनी चाहिए, रिलेशन दिए हुए होने चाहिए। और अगर वहीं पे 3 वेरिएबल्स की बात कर रहा हो तो या तो 3 वेरिएबल्स में से 2 वेरिएबल दिया हो, एक निकालना हो, तब तो 1 वेरिएबल में लगा देंगे। और 2 वेरिएबल्स की बात करें तो 2 वेरिएबल्स में 1 वेरिएबल अगर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक ही शर्त पर उसको भी सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर दोनों वेरिएबल्स में कुछ नहीं दिया है, तीनों वेरिएबल्स में कुछ भी नहीं दिया कि कौन क्या है, 3 है कि 5, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ बातें कह रहा है, यानी सबके बीच में संबंध दे रहा, तो संबंध हमारे पास अगर एक है तो एक ही संबंध काफी है। और अगर 2 वेरिएबल्स को फाइंड करना है तो 2 रिलेशन काफी है। और अगर 3 की बात कर रहा तो 3 रिलेशन। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, क्या ना क्या बात को पहले समझिए। देखिए जब तक आप कॉन्सेप्ट किसी चीज का नहीं समझते हैं, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी हो, तब तक क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। बस हाँ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन याद हो जाएगा, फार्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर वो चैप्टर से हट करके, उस रिलेशन से हट के, उस टॉपिक से हट करके थोड़ा सा भी अगर जंप किया ना इधर उधर, मान लीजिए फिजिक्स में गया या फिर कहीं कैलकुलेट करना हो, फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी कैलकुलेट करना हुआ, अगर कहीं मिल गया तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करना है हमको सीधे सीधे पहले से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब बात करते हैं इस चीज। यहाँ देखिए क्वेश्चन में यहाँ क्या लिखा हुआ, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15, यानी 2 नंबर को ऐड करने पे कितना हो जा रहा है, 15। यानी दोनों के बीच एक संबंध है, एक रिलेशन दिया हुआ है। दूसरा रिलेशन और दिया है क्या, 1 ऑफ देम, यानी उनमें से एक नंबर जो है ना वो दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। दूसरा सत्य मिल गया। इसको लगाएंगे कैसे, लेट कर लेंगे। अगर आप लेट करेंगे तो फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा क्या, फर्स्ट नंबर इक्वल हो गया मान लीजिए एक्स, एंड सेकेंड नंबर हम लेट कर दिए क्या, वाई। तो अब देखिए पहला शर्त क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस वाई, कह रहा दोनों को जोड़ने 15 है, एक्स प्लस वाई बराबर 15। तो हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनती रहेगी, ये पहले शर्त में बना दिया गया। और दूसरे शर्त में क्या कह रहा है
कि एक वाला जो है, अब उसमें देखिए कोई बड़ा है कोई छोटा है, तभी तो एक ज्यादा होगा। ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? ज्यादा होने का मतलब बड़ा छोटा हो गया। तो एक बड़ा और एक छोटा है, तो अब बड़ा छोटा दिया हो तो मान लीजिए हमारा एक्स वाला क्या है, बड़ा है। मान लीजिए एक्स वाला बड़ा, तो अब क्या रखेंगे, एक्स से लिख लेंगे, वाई लिख लेंगे। अब इसमें से वो तो कह दिया है ना कि एक क्या है, उसमें से एक बड़ा है। तो बड़ा है कि जिसको आप बड़ा मानेंगे ना, उसमें से क्या करना पड़ेगा, वन सब्सट्रैक्ट करेंगे, तब जा करके इस छोटे वाले के इक्वल होगा। या तो छोटे में वन ऐड कर दीजिए, इसलिए सीधी सी बात है। अब यहाँ 3 और 4 लिखा होगा, उन दोनों को बराबर करना है। तो मेरे पास क्या है, दो रास्ते। या तो कम वाले में एक जोड़ दें, तभी बराबर हो जाएगा। या फिर हम क्या करें, ज्यादा वाले में से एक सब्सट्रैक्ट कर दें, तभी ज्यादा हो जाएगा। देखिए इससे रिलेटेड मैंने एक दो क्वेश्चन पहले भी करवा दिया है, और आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और उस टॉपिक का जो लिंक होगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी कर दूंगा, आप यहाँ से उसको जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पे। ये कह रहा है क्या कि इफ वन नंबर इज वन मोर, यानी उनमें से एक नंबर ज्यादा है, तो मान ले रहे बड़ा वाला है। अगर ये बड़ा वाला होगा तो इसमें से जैसे माइनस वन करेंगे तुरंत ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ से इधर उधर ट्रांसफर कर लीजिए, वाई इधर आएगा, एक्स माइनस वन इक्वल माइनस वन हो गया। इक्वेशन सेकंड। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन बनाने का, इस तरह से हमने क्या किया, इक्वेशन। ये इस ऐसी जगह पर लीनियर इक्वेशन का यूज किया जाता है। लेकिन आ जाते हैं, हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन एकदम बेसिक से किस तरह से, ये रहा कॉन्सेप्ट कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। और हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ये क्या करता है। ये इक्वेशन हमको ये बताता है कि दो वेरिएबल्स हैं, और दोनों वेरिएबल्स के बीच, अगर मान लीजिए 2 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, तो कि दोनों वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशन है, उस रिलेशन के हेल्प से हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बनाते हैं। आता है, देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको हम समझते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होता है, तो चलिए आप लोगों को मैं जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो थोड़ा सा अलग बताऊंगा, थोड़ा सा अलग बताऊंगा। और जान लीजिए कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 100% कह रहा हूँ, फिर दोबारा कभी भूलेगा नहीं। देखिए आते हैं हम एक कोई इक्वेशन लेते हैं, पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना, तो होता है a1x प्लस b1y इक्वल c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल c2। देखिए ये हो गया इसका स्टैंडर्ड। अभी दो लाइनें लिखी हुई हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि दो शर्तें होना चाहिए, दो शर्त होना चाहिए, यानी इनके बीच दो रिलेशन होना चाहिए। क्या पे देखिए दो रिलेशन है, एक्स और वाई का ऐड करने से सी बना रहा है, और एक्स और वाई का a2 और b2 के साथ ऐड करने पे क्या आ जा रहा है, c2 आ रहा है। जहां पर ए बी सी हमारे कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यानी अचर पद है। ए बी सी हमारे क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो चलिए एक ही क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास आ गया एक क्वेश्चन, सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन 3x प्लस 8y इक्वल 22, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर एक और इसी को देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इसको समझ, क्या कहा, कह रहा है एक्स का 3 गुना और वाई का 8 गुना ऐड करने की 22 हो जा रहा है, ठीक है। मीन्स दैट इफ वी ऐड 3 टाइम्स ऑफ एक्स with 8 times of y, then we get the result 22। ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। और फिर मान लीजिए क्या कह रहा है, x का कितना टाइम ऐड किया है, 3 टाइम। और फिर आ जाते हैं, अगेन लिखते हैं इसको, 4x माइनस वाई इक्वल 6। ये रहा, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, देखिए ऐसे उल्टा सीधा आराम आराम चाहे भी लिख लेंगे ना, वो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। उसमें ये बातें सही होनी चाहिए। हम कह रहे हैं आप कुछ समझिए, चलिए मैं बोल दे रहा हूँ, थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। मैं कह रहा हूँ एक नंबर है, उसका प्रोडक्ट 1 है, और उन दोनों को ऐड करने पर 50 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 50 हो जा रहा है। तो ऐसा करने पर प्रॉब्लम बढ़ेगी। देखिए
ऐसा करने पर प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो प्रॉब्लम कब बढ़ता है ये भी अभी बता रहा हूँ। ये क्या बताते हैं, देखिए ये जो दोनों इक्वेशन होते हैं ना, इनको ग्राफ पर ले जाएंगे तो दो लाइन बनाते हैं। पहला चीज तो हमारा लीनियर है। लीनियर के बारे में कॉन्सेप्ट बताया गया है पार्ट 1 में, शायद बताया गया। जो लीनियर पॉलिनोमियल्स बताए गए हैं उसमें बताया गया है कि इनको लीनियर क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये ग्राफ पर जब रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन देते हैं हमको, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो स्ट्रेट लाइन जब ये बनाएंगे, जब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो देखिए दो है तो दो लाइन बनेगा, दो लाइन बनेगा। और उसके बारे में भी कॉन्सेप्ट समझना है आगे चल करके कि ये क्या बतलाते हैं, दोनों लाइन के बीच रिलेशन क्या होता है। जैसे होता है ना कि दो लाइनें क्या कर सकती हैं, दो लाइन अगर जा रही है स्ट्रेट लाइन तो क्या कर सकती है। तो उसमें तीन शर्तें हैं, तीन बातें हैं। या तो फिर वो लाइन ऐसे जाती है, ऐसे जाए, एक इधर से एक इधर से। अच्छा ऐसे अगर जाएंगी तो ये बताइए क्या है, दोबारा कभी नहीं, कभी मतलब काट देंगे कभी नहीं, एक के बार काटेंगे दोबारा नहीं जाए। या तो ऐसे करके जा रही है दोनों लाइनें, एक उधर जा रही है एक इधर। या फिर क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये लाइन जा रही है ना, ठीक ठीक उसके ऊपर ये भी लाइन जा रही है, दोनों लाइनें। यानी इसका मतलब हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। या फिर ये हो सकता है कि दोनों लाइनें ऐसे जा रही हो जो कभी ना मिले। तो ठीक है, तो तीन शर्तें इसमें है, इन तीनों बातों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप क्या करें, छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है, इसको पहले समझ लेते हैं। अभी आ भी जाएगा, अभी आ जाएगा, चलिए देखते हैं इसको। अब हम सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशन के चार मेथड है। पहला है आपका ग्राफ मेथड, देखिए फर्स्ट है आपका ग्राफ मेथड, जिसको सारणी विधि के नाम से भी जाना जाता है। सारणी विधि, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, सारणी विधि के नाम से जाना। ये हमारा सारणी विधि। सारणी विधि का मतलब क्या होता है कि इनको हम ले जाते हैं ग्राफ पर। तो मान लीजिए ये हमारा रहा ग्राफ, देखिए ये हो गया ग्राफ। इसमें हमारा एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और ये पे हो गया हमारा इस पर, ये जो है हमारे यूनिट्स लिए गए हैं। जो आपके ग्राफ में, जब ग्राफ आप लेंगे तो आपके ग्राफ में भाई देखिए, आपके ग्राफ में इक्वल डिस्टेंस होगा, बस मेरे ग्राफ में इक्वल डिस्टेंस नहीं है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके खींच रहा हूँ। इसमें कोई मैंने यूनिट नहीं लिया है, डायरेक्टली मैं खींचा हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो ग्राफ मेथड में क्या करते हैं, दोनों को ले जाकर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों लाइन्स को हम क्या करते हैं, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। किसके लिए, चलिए बाई इक्वेशन फर्स्ट, एक बॉक्स यहाँ बना लेंगे किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और दूसरा बॉक्स बना लेंगे किसके लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए। और दोनों में हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे ऐसे। देखिए ऐसे फिर अब ये देखिए, ये ग्राफ मेथड कहीं यूज नहीं होता है। देखिए मैथमेटिक्स में अगर ओनली मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अभी ना कहिएगा मैथमेटिक्स से कह दिए तो कहीं यूज नहीं होता है। देखिए ये बात नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बातें भी बोलना भी भारी पड़ जाता हूँ। अगर कुछ मैं गड़बड़ बोल दिया ना तो इसके उसको लेके देखिए, अच्छी बातों का जो प्रचार होता है ना वो बहुत कम होता है, जान लीजिए। अच्छी बातों का प्रचार बहुत कम होता है। अच्छा कुछ भी बोलेंगे ना, उसको कोई नहीं जाकर के कहेगा वो ऐसा बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बोल रहे थे, नहीं। लेकिन अगर एक गलत शब्द बोल दिया ना तो इसके बाद जान लीजिए लाइक तो कम, लेकिन शेयर की तो एकदम लाइन लग जाएगी। ये देखो ये देखो ये हो रहा। तो ये ऐसी गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ, बात समझिएगा, जो भी कहता हूँ उसको थोड़ा सा रुक करके समझ लीजिएगा। आगे ऐसा नहीं है कि भाई मैं बोल दिया उसके बाद हो गया बस ऐसे चिल्लाना शुरू, ऐसे चिल्लाना नहीं है। ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूँ ग्राफ मेथड का एक बहुत कम होता है मैथमेटिक्स में, जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किए जाते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन रियल में देखा जाए तो इसका जो यूज है कि कहीं ना कहीं और बाकी मेथड से बेहतर बेहतर रिजल्ट देता है। जैसे इसको ले जाएंगे आप तो फिजिक्स में लेकर के जाएंगे ना, या फिर उसमें जाएंगे केमिस्ट्री में सॉल्यूशन डिटरमिन रेट फाइंड करने के लिए, जो घुलने की दर होती है रेट फाइंड करने के लिए। तो इस सब मेथड का यूज करके ग्राफ मेथड में, ग्राफ मेथड का यूज करके वहां पे फाइंड किया जाता है। और फिजिक्स में तो आप 9th से स्टार्ट कर देते हैं ना, फिजिक्स में देखेंगे तो 9th में आपको मिल गया होगा ये इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, जो गति के समीकरण दिया है न्यूटन ने दिए जो गति के समीकरण, उसमें आप इसका यूज किए होंगे। और आप लोग देखे होंगे स्लोप होगा तो थोड़ा ऐसे ऐसे होगा, कब यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक्सीलरेशन क्या होता है उसको फाइंड करने के लिए। तो इसका मेथड
ये इसमें ज्यादा होता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको मैथमेटिक्स में। तो चलिए आते हैं, देखते हैं कि ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन के लिए यहाँ से लिखाएंगे हम, देखिए लिखेंगे 3x, यहाँ लिख लीजिए बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 3x प्लस 8y है ना, तो इसको देखिए स्पेस भी कम है और टाइम भी कम लिया जाए। ये प्लस 8y उधर कर लेते हैं, तो प्लस 8y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 22 माइनस 8y, ये हमारा होता है। अब यहाँ पे x को रोक लेते हैं, तो जाएगा 22 माइनस 8y बाई। अब इसको देखिए अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, एक में लिख लेंगे x और दूसरे में लिखेंगे y। तो अगर y की जगह पे हम कितना रखें, कुछ ऐसा वैल्यू रखिए ना, तो थोड़ा ये अब समझाना है, इसलिए ऐसा वैल्यू रखा जाए जिससे ये डिवाइड हो जाए जल्दी से। तो ये डिवाइड किससे होने वाला है, अगर 8 से ऊपर कितना इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डिवाइड हो जाए। तो 8 से ऊपर अगर देखिए यहाँ पे कितना रखें जो डिवाइड कर दें, तो 8 से ऊपर यानी हम रखेंगे मान लीजिए -1 रख दें तो एक प्लस हो जाएगा। देखिए अगर इसकी जगह पे हम -1 रख, y की जगह -1 रख, माइनस, तो y की जब -1 रखेंगे तो -8 इंटू -1, दोनों का मल्टीप्लाई 2 टाइम है तो +8 हो जाएगा, यानी 22 + 8 इक्वल हो गया हमारा कितना 30। 30 में 3 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 30 में 3 से डिवाइड कर दें तो 10 हो जाएगा। कितना हो गया 10 हो गया। अब यहाँ की बात करें फिर अगेन, देखिए अगर y की जगह पे 2 रख दें, कितना रखें 2, y की जगह कितना रखें 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 2 16, यानी 20 में 16 जाएगा कितना बचेगा 6, 6 बचेगा 6 में 3 से डिवाइड करेंगे किलो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे 0 लिखेंगे या और कुछ रखें और भी रख लिया है, तो मान लीजिए हमें यहाँ पे रखने 3, तो 3 रख देंगे कितना हो जाएगा, ये ऐसा रखेगा डिवाइड है। तो चलिए आगे आप इसको निकाल लेंगे, मैंने 2 पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। आप 2 पॉइंट निकालेंगे तो अभी फ्रैक्शन में आएंगे तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी, और मेरे लिए यहाँ समस्या होगी तो आपका वीडियो लंबा होगा, उसके लिए आपकी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो लंबा नहीं करते हुए हम लोग क्या करें, वीडियो को शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये जो जैसे निकाला जा रहा है ना, इसको निकालने का मेथड पॉलिनोमियल में बताया गया है। तो इसलिए चलिए 2 पॉइंट हमारे, अच्छा हम 2 पॉइंट क्यों बना रहे हैं, 2 पॉइंट में हम क्यों रुक गए, क्योंकि हमको आंसर पता है, हमको आंसर पता है, इसलिए मैंने जो आंसर पा गया मैं रुक गया। लेकिन आपको तो आंसर मिलेगा है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप इसको निकालते जाइए, आपके y का अलग अलग वैल्यू रखते जाइए, इसका वैल्यू कम से कम आप 5-6 निकाल दें। इसीलिए बोला जाता है ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम करता है, इसीलिए इसका यूज कम करते हैं। डायरेक्ट या तो एलिमिनेशन मेथड, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन भाई जब ग्राफ पर ही कह देगा कि रिप्रेजेंट ग्राफ, तब तो आपको ग्राफ पे जाना है, तो इसलिए तो ग्राफ पे जब जाएंगे तो ग्राफ पे आपके पास डेसिमल दोनों पॉइंट सब निकालने के लिए रहेगा। तो इसको करके हमारे पास ऐसा सुविधा नहीं है, क्योंकि देखिए ये हमारा ये क्या है व्हाइट बोर्ड है, तो इसलिए हम इस पर भाई अभी लिया हूँ छोटा छोटा यूनिट, तो मैंने इसी को लिख दिया। अब आ देखते हैं बाई इक्वेशन सेकंड, इसकी बात करते हैं। तो हो गया हमारा 4x - y = 6, यहाँ पे y को उधर करेंगे तो 4x इक्वल हो जाएगा हमारा, 4x इक्वल हो जाएगा 6 + y, x इक्वल हो जाएगा 6 + y/4। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, एक में रखेंगे x का और दूसरे में फाइंड करेंगे y का, या y का रखिए या x का फाइंड कीजिए। अभी हम क्या करें, चलिए तो इसमें क्या है, ये x लिखा हुआ है, एक में हम लिखते हैं x और एक में लिखते हैं y। तो चलिए x की जगह यहाँ पे y की जगह पे अगर हम 2 रख दें, डिवाइड करके रखिएगा, y की जगह पे 2 रख देते हैं, तो हो गया हमारा 2 रखेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 में 4 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए आप 3 रख दें तो हो जाएगा 4 रखें तो 4 हो जाएगा, 5 रखें तो 6 रखें तो कितना होगा 7 रखें, 8 रखें, 9 रखें, यही नहीं होगा। अब डिवाइड करें, -2 रखिए सबसे बेहतर, यहाँ पे -2 रखिएगा y को -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 मिल गया ना, 2 मिल गया तो हमारे पास मिल गया। लेकिन आपको मिनिमम 3 निकालना है, कम से कम 3 निकालना है, और आप आगे भी निकाल सकते हो। तो अब यहाँ से हम पॉइंट बनाते हैं, तो पॉइंट कैसे बनता है, पॉइंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, x का y का वैल्यू बताना है, पहले x का फिर y का। तो यहाँ पे पहले x का क्या मिला हुआ है, देखिए x का 10, यानी जब y माइनस हो रहा है तो x कितना हो रहा है 10, तो पहले 10 यानी 10 कामा y का वैल्यू कितना रखेंगे -, ये रख दिया। अब फिर x का वैल्यू दूसरे बॉक्स में लिखेंगे 2 कामा 2, यहाँ देखिए इसकी बात कर ले, वही काम यहाँ पे भी करेंगे, y इक्वेशन सेकंड है,
ये y इक्वेशन सेकंड और ये y इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू 2। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू कितना है -2। तो ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, ये ग्राफ मेथड निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ले चलेंगे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे नंबर हमारा क्या होता है कि रियल में ये जो नंबर है उस पर जा करके क्या हमको दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 10 का -1, तो 10 x पर 10 जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम तो एक कम में से भी गिन सकते हैं क्या मैं गिन सकता हूँ मुझे कहीं अगर टच हो गया तभी जाएगा। लेकिन आप ग्राफ पर अगर जाएंगे ना तो आप एकदम आपको पॉइंट मिलेगा। कुछ डार्क में रहते हैं, कुछ थोड़ा लाइट में रहते हैं। तो दिया रहता है 5 5 का या 10 10 का बॉक्स करके 1 दिया रहता है, 2 दिया रहता है, मतलब मोटा पतला कॉलम दिया रहता है। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए 10 हो गया, x पर 10 कह रहा है, x पर 10 जाइए तो y पे -1 आ जाइए। तो y पे -1 नीचे आएंगे, निगेटिव डायरेक्शन है नीचे की ओर, और पॉजिटिव डायरेक्शन है y का इधर। तो यहाँ कह रहा -1 जाना है तो नीचे आ जाए, यही है -1। अब कह रहा है इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, दोनों को बढ़ा दीजिए जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे जिस जगह पे। तो मान लीजिए ये दोनों इंटरसेक्ट, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो जैसे ही आप इंटरसेक्ट किए तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 10 का -, ये हो गया। अगर 2 2 कह रहा है x पर 2 जाइए तो y पे भी 2 जाइए, तो x पर 1 2 y पर 2, तो ये है 2 y का, ये है 2, इसको आगे बढ़ा दिए, ये हो गया ना। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींची, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींचा गया। अब फिर यही काम यहाँ पे करेंगे, फिर कह रहा है इसमें आ जाएंगे, ये दूसरा हम क्या करें, दूसरी लाइन बनाया जाए। फिर 2 2 पे आएगी, तो अभी क्या है 2 2, x पर 2 है y पे 2, तो दोनों का ये पॉइंट हुआ, यानी ये पॉइंट कॉमन हो गया कि नहीं। और फिर दूसरा 1 -2, x पर कह रहा 1 जाइए तो x पर हम 1 नहीं जाएंगे, और -2 आए तो नीचे आ जाइए यहाँ। देखिए ये सही लेना 1, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए। तो आगे हमारे पास क्या मिल गया, ये इस पॉइंट का नाम है 2 2, इस पॉइंट का नाम क्या हो गया 1 -। अभी दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रा कीजिए, बात समझिए। अब देखिए ड्रा किया हमने, तो आगे ये करने से बेहतर है कि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मिल जा रहा है। यानी जो पॉइंट जिस कॉलम में x का वैल्यू और y का वैल्यू सेम हो जाता है वो इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे भी क्या है x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है 2 2, यानी x इक्वल टू और y इक्वल टू इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे को किस जगह इंटरसेप्ट कर रहे हैं, किस जगह पर काट रहे हैं। तो इस जगह पे काट रहे हैं 2 2 पर, तो 2 2 इसका हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो ये रहा ग्राफ मेथड, इस ग्राफ मेथड की सहायता से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं क्या प्रतिस्थापन विधि, जिसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए अभी देखिए इसी क्वेश्चन को चारों मेथड से लगाया जा रहा है। तो चारों मेथड में सबसे बेहतर मेथड जो होगा ना, अभी देखिएगा सबसे बेहतर मेथड आपको मिलेगा क्या, कि जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बहुत इजी स्टेप में है। आपको A1 B1 C1 की जरूरत नहीं है। अभी देखिएगा A1 B1 C1 करके मैं नहीं समझाऊंगा, बल्कि मैं उसको बता रहा हूँ और बेहतरीन तरीके से। ये एकदम इजी स्टेप होगा उसका, और ना तो एलिमिनेशन उतना फास्ट होगा, ना तो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, ना तो ग्राफ लगा सकते हैं, बल्कि आपको हो सकता हो सबसे बेहतर लगने लगे कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो आते हैं सब्स्टिट्यूशन से लगाते हैं, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं सब्स्टिट्यूट करना। तो देखिए अभी आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, ये बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके आप एक का वैल्यू निकालेंगे y के, देखिए y के फॉर्म में वैल्यू निकाल लीजिए, या y को रोक करके x के फॉर्म में वैल्यू निकालिए किसी एक से। देखिए तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करें, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो हो गया हमारा क्या 3x प्लस 8y, बाई इक्वेशन यही है। एक क्वेश्चन को मैं नहीं कॉपी कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है तो लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट से ही हम चले, जरूरी नहीं कि फर्स्ट से अभी फर्स्ट से लिया, नहीं जो भी आपको सिंपल है, जिसमें ट्रांसफर करना थोड़ा कम रहे ना उसी को अप्लाई करेंगे। तो चलिए बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो ये 3x इक्वल हो गया आपका 3x इक्वल 22 माइनस
ये 8y है ना प्लस, उधर जाएगा क्या होगा -8y, ये हो गया। और x इक्वल कितना रहते हैं 22 -8y, अब y कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड हो गया। देखिए जैसे ही किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में हमने ट्रांसफर कर लिया, वही हमारा इक्वेशन बन के रेडी हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। हमेशा जब भी आप क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थर्ड इक्वेशन आपको बनाना है। और उसमें करना क्या होगा आपको, कम से कम एक जो हमारा होगा क्या बोलते हैं वेरिएबल, इक्वल की एक साइड में रखेंगे, बाकी पूरा ट्रांसफर करके आप एक तरफ कर दीजिए। तो हमने पूरा देखिए वेरिएबल को हमने रोक लिया है, बाकी पूरा ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो x इतने की इक्वल आ जाए, तो इक्वलिटी का मतलब समझते ही क्या होता है, इक्वल का मतलब क्या होता है, 5 का सिक्का इतना छोटा होता है, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं ना, कोई 5 रुपया किलो रहता है तो इतना सारा तौल के दे देता है, क्योंकि उस दिन क्या है उसका रेट जो है वो भले छोटा सा कॉइन है, वह उसके इक्वल हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये भले छोटा सा है, ये पूरे के इक्वल है, यानी इतना बड़ा सामान है और सिक्का हमारा छोटा सा है, लेकिन वो कह रहा ना कि 5 रुपए का इतना किलो, तो वो देगा किलो भर, भले आपका सिक्का इतना छोटा सा है, वो इसके इक्वल है, एक तरफ वो रहेगा एक तरफ ये रहेगा, लेकिन आप क्या है उसका जहाँ जरूरत होगा वहां रख लेंगे। तो उस सामान की जरूरत हमारे झोले में होती है, उठा करके हम झोले में रख लेते हैं। तो इस सामान की जरूरत हमको कहाँ पे पड़ गई, सेकंड वाले में, तो उठा करके हम रखेंगे यहाँ झोले में डाल ये सिक्का दे करके, इसीलिए तो हमने क्या कर लिया, ये खरीदा है। तो अब आप क्या करेंगे, मेरा झोला झोले में लेके डाल दीजिए सीधे। अब चलेंगे आकर के इसको पुट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन सेकंड में लिखेंगे। अच्छा देखिए ये चीज तो गलती कभी नहीं करेंगे, इसको कभी भी उठा करके फर्स्ट में नहीं रखेंगे आप, फर्स्ट से बनाए उठा के फर्स्ट में रखेंगे ना, तो इधर भी जीरो हो जाएगा उधर भी जीरो हो जाएगा, और कर करके इसको ट्राई कर लीजिएगा। तो चलिए इस x के वैल्यू को हम उठा करके कहाँ पर रखते हैं, इक्वेशन सेकंड में लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। यानी हमने क्या किया, x दे करके इतना सारा सामान खरीद लिया है। अब यहाँ पे x की जगह पे हम क्या करेंगे, x दे दिया इसको और उसकी जगह पे ले आकर के ये सामान रखेंगे। तो यहाँ सेकंड क्या है लिखा हुआ 4, तो हो गया 4 इंटू x की जगह पे ये सारा लिखेंगे, तो जाएगा 22 -8y बाई 3, यानी x किसके इक्वल था, इतने सारे के इक्वल था। अब फिर लिखेंगे -y इक्वल आपका 6। इतना काम अगर आपने कर लिया तो आपका ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है एकदम रेडी, प्रतिस्थापन भी रेडी हो गया। लेकिन अभी बाकी है प्रोसेस, चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना होगा 22 4 जा 88 हो गया, -4 8 जा 32, अब y कितना हो गया 3, और माइनस हो गया y इक्वल 6। अब देखिए इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे और सबके नीचे आगे आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 88 माइनस, यहाँ पे देखिए y छूट चुका है तो -32 y, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y इक्वल 6। इतना काम तो किया जा सकता है, ठीक है, तो ये काम आप कर लेंगे। उसके बाद फिर आते हैं, अब देखिए क्या करेंगे 3 का उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, तो 88 और ये माइनस से भी -2 ऐड करेंगे हो जाएगा -35 y। अब देखिए 3 6 जा कितना हो जाएगा 18 हो गया। अब देखिए 88 है उधर चला जाएगा, इसको ही रोकेंगे, हो गया -35 y इक्वल 18 -88। कितना काम कर, इतना करने के बाद आगे आते हैं यहाँ पे, देखिए देखिए तो हो गया -35 y इक्वल, इधर देखिए सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है क्या है माइनस, तो आ जाएगा माइनस आपका 70, ये हो गया। और माइनस दोनों तरफ से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और जैसे कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आ गया 35y इक्वल 70, y इक्वल कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई है 70/35 हो गया, इसको कैंसिल करेंगे ऐसे डिवाइड करेंगे 2 आ गया, तो हो गया y इक्वल कितना आ गया। अब सुनिए, अब इसको ले जाके कहीं दूर मत जाइए, देखिए जब एक का वैल्यू ना कांस्टेंट के टर्म में मिल जाए, अचर के पद में मिल जाए, तो उठा करके उसको थर्ड में लगा करके रख दीजिए। तो y का उठा करके आप थर्ड में जैसे रखेंगे, पुटिंग इन थर्ड, पुटिंग इन थर्ड, तो थर्ड में जब पुट करेंगे आप, तो थर्ड में जैसे ही पुट करेंगे तो x इक्वल y किसके इक्वल आ चुका है 2 के, यहाँ लिखेंगे 22 -8 इंटू 2 बाई कितना हो जाएगा 3, तो हो गया 22 -16/3,
तो हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 होगा, 6/3, 3 टू द 6, x इक्वल आ गया। तो देखिए जो ग्राफ मेथड से वैल्यू मिला था हमको, वही वैल्यू क्या होगा आपको फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और आप इसको बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, देखिए क्योंकि ये वीडियो जो है, ये वीडियो तो एकदम बेसिक पे है कि मतलब कहाँ से ये क्या देता है, कैसे देता है, कब हम अप्लाई करते हैं, इससे रिलेटेड है। जहाँ जिसमें हमने क्या किया, जो सिंपल मेथड हमारे ग्राफ मेथड थे और सब्स्टिट्यूशन मेथड था, दोनों को मैंने समझाया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट आएगा आपका, उसमें मैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में देखिए उसमें सिस्टम दिए हुए हैं, कई तरीके दिए हुए हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हम किस तरह से कब मल्टीप्लाई करते हैं, कब डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ऐसी चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। और उस वीडियो को 100% कह रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे तो एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो कभी आपको जीवन में भूलेगा नहीं, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत।